बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नाउ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग यू ड्रॉप 2 टेबल टेनिस balls, one filled with air and the other with water. Which ball reaches terminal velocity first and why? कहता है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कि बिल्डिंग के टॉप पर आप खड़े हैं और वहां से आप 2 टेबल टेनिस बॉल्स को गिराते हैं। एक टेबल टेनिस बॉल के अंदर हवा भरी हुई है और दूसरी टेबल टेनिस के अंदर आपने उसको फिल अप किया हुआ है वाटर से। विच बॉल रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट एंड वाई? कहते हैं इनमें से किस बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी पहले अटेन होगी और क्यों? देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज मेंट बाय टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ रेजिस्टिव मीडियम। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप रेजिस्टिव मीडियम में गिराते हैं तो उस दौरान वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जब अटेन कर लेती है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, तो वो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होती है दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ इसमें देखते हैं कि हम 2 बॉल्स दी हुई है ना, एक बॉल ये मैंने नीचे शो भी की हुए हैं। वन बॉल ए से मुराद के इसके अंदर एयर भरी हुई है और दूसरी बॉल जो है जिसको डब्ल्यू लिखा हुआ है इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, ठीक है, तो वो होता है वी टी इज इक्वल टू 2/9 रो जी आर स्क्वायर ओवर ईटा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं रो डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आर रेडियस ऑफ दैट स्फीयर एंड ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। नाउ बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट लें तो हम इस इक्वेशन से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो एयर है वो कम डेंस होती है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है, तो अब जिसकी डेंसिटी कम है तो इसका मतलब है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी कम होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि एयर की डेंसिटी जो है वो बहुत कम है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी कम होगी एज कंपेयर टू वाटर विच हैज़ ग्रेटर डेंसिटी, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी की भी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो फिर इसका मतलब है कि अगर एयर की वैल्यू कम है तो हम इसकी टर्मिनल वेलोसिटी को जल्दी अचीव कर सकते हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आसानी से जल्दी अचीव हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हम एज कंपेयर टू एयर उसे जल्दी अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें ये रीजन लिखा हुआ, द बॉल फिल्ड विद एयर will reach the terminal velocity first, then the ball filled with water because of following reason. As we know that terminal velocity is directly proportional to density. Now density of air is less than density of water. As the ball filled with air will be less dense than the ball filled with water. Therefore, ball filled with air will reach its terminal velocity first because it will suffer less drag force. क्योंकि जो बॉल है उसकी डेंसिटी कम है तो इसका मैस मतलब है मैस पर यूनिट वॉल्यूम कम है, तो जिसका मैस कम तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी कम होगी, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी को जल्दी अचीव करेगा। नीचे हमने ड्रैग फोर्स का भी, तो ग्रेटर द ड्रैग फोर्स ग्रेटर विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी वैल्यू, ठीक है। तो अब जिस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी लेस डेंस एयर बॉल है that will reach its terminal velocity earlier as compared to the ball which is filled with water. Now students, चलते हैं अपने next question की तरफ. Why can a squirrel jump from a tree branch to the ground and run away undamaged while a human could break a bone in such a fall? कहते हैं स्टूडेंट्स, एक गुलेरी है वो दरख्त से छलांग लगाती है
और छलांग लगाकर वो आसानी से बगैर डैमेज हुए चलना फिरना यानी दौड़ना स्टार्ट कर लेती है, जबकि इसके मुकाबले में उसी जगह से कोई भी इंसान नीचे छलांग लगाए तो उसे डैमेज हो सकता है, उसकी बोन वगैरह ब्रेक हो सकती है। तो वो कहता है ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न दें। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारी बात लगने वाली ड्रैग फोर्स की है। तो हमें पता है इस ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। नाउ देखें इस इक्वेशन से एफ ड्रैग इज इक्वल टू 1/2 सी रो ए वी स्क्वायर। C is the drag coefficient, rho is the density of the fluid, and density of object. Sorry, A is the area of that object, and V is the velocity. Now, students, बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट ले तो हम ये कह सकते हैं इसे कोई से कि F drag is directly proportional to area. कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लगने वाली ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी। ना स्टूडेंट्स, अब स्क्विरल वाले जंप केस में क्या होता है ये मैं आपको नीचे से ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल से बताता हूँ। इन केस ऑफ स्क्विरल व्हेन इट जंप्स द सरफेस एरिया कंपेयर टू इट्स वेट is large, so it will experience large drag force and its drag force is greater than downward force weight and it will run away undamaged. Now students, इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं देखें, वो कहते हैं जब स्क्विरल जंप करती है ना तो वो अपने जो बॉडी है उसको फैला देती है। अब बॉडी फैलाने से क्या होगा कि उसका एरिया जो है वो इंक्रीज कर लेगा। अब जैसे ही एरिया इंक्रीज करे तो यहाँ पर देखें ये मैंने नीचे ये ड्रैग फोर्स आपको शो की हुई है, ठीक है। तो लगने वाली ड्रैग फोर्स के लिए एरिया देखें वो जब भी जंप करेगी तो एयर के अंदर जंप करेगी ना, फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड एयर इज अ फ्लूइड, तो फ्लूइड के अंदर जंप करेगी तो उससे क्या होगा, तो उस पर लगने वाली जो एरिया की इंक्रीज की वजह से ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी। अब ड्रैग फोर्स जिससे ज्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू इट्स वेट, उसके वेट यानी ये जो वेट डाउनवर्ड उसका एक्ट कर रहा है उसके रिजल्ट में उसके एज ऑपोजिट जो है ड्रैग फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो रिजल्ट में डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू अर्थ अपवर्ड। तो अब देखें नीचे से फोर्स ज़्यादा हो रही है, ऊपर वाली कम है, तो नीचे से वो आराम से यानी इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन लेकर नहीं आएगी, आराम से एक्सेलरेट करके नीचे जाएगी और आसानी से वो बगैर डैमेज हुए रन कर लेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। व्हाइल इन केस ऑफ ह्यूमन फॉलिंग फ्रॉम द ट्री द सरफेस एरिया कंपेयर टू हिज वेट इज वेरी लेस, सो ही विल एक्सपीरियंस वेरी लेस ड्रैग फोर्स ड्यू टू विच ही कुड ब्रोक हिज बोन। अब कि आप देखें ह्यूमन जब जंप करते हैं तो वो बेशक अपना सरफेस एरिया भी ज़्यादा कर लें, लेकिन उनके जो वेट एज कम्पेयर टू देयर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, यानी जो डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स यानी ड्रैग फोर्स उस पर कम लगेगी, तो रिजल्ट में ड्रैग फोर्स कम जबकि वेट वाली फोर्स ज़्यादा, तो रिजल्ट में वो नीचे जैसे जंप करेगा तो ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ जंप करेगा तो रिजल्ट में वो क्या होगा, डैमेज हो सकता है, उसकी बोन ब्रेक हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ parachutist before opening a parachute compared to the terminal speed afterward? Why is there a difference? कहते हैं स्टूडेंट्स कि आपने कंपेयर करनी है टर्मिनल स्पीड पैराशूट की। देखें उसमें दो कंडीशन दे रहा है, एक कह रहा है कि टर्मिनल स्पीड उसकी तब क्या होगी जब वो बगैर पैराशूट ओपन किए हुए लैंड करता है, और जब वो पैराशूट को ओपन कर लेते हैं तो फिर उसकी टर्मिनल स्पीड क्या होगी। इन दोनों का डिफरेंस आपने बताना है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर फिर दोबारा देख लें, हम वही फार्मूला यूज करें, एज वी नो दैट एफ ड्रैग इज इक्वल टू 1/2 सी रो ए वी स्क्वायर। नाउ हियर अगेन एफ ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखें यहाँ से इस इक्वेशन से ये जाहिर होता है लार्जर द सरफेस एरिया इज इन कांटेक्ट विद फ्लूइड ग्रेटर विल बी द ड्रैग फोर्स, कि सरफेस एरिया कांटेक्ट फ्लूइड के कांटेक्ट में ज्यादा आता है तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी। अब दोनों केस देख लेते हैं। बिफोर ओपनिंग पैराशूट, पहले ये केस देखते हैं कि वो पैराशूट को ओपन नहीं कर रहा। बिफोर ओपनिंग द पैराशूट द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज लेस ड्यू टू विच लेस ड्रैग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट बाय द फ्लूइड, देयरफॉर इट्स टर्मिनल स्पीड इज हाई। कहते हैं जब वो पैराशूट को ओपन नहीं करता तो इसका मतलब उसका सरफेस एरिया बहुत कम है, तो जब सरफेस एरिया कम तो उस पर ड्रैग फोर्स कम लगेगी क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एक चीज कम तो दूसरी चीज भी कम होगी, तो रिजल्ट में उसकी टर्मिनल स्पीड जो होगी वो हाई होगी। जबकि अब दूसरे वाले केस में देखें, आफ्टर ओपनिंग पैराशूट, जब वो पैराशूट को ओपन कर लेता है, आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट द
Acceleration of the body is dramatically decreased because of large surface area, due to which the drag force applied by the fluid becomes large and therefore terminal velocity is decreased. ना इसमें क्या है देखें, जैसे ही ये पैराशूट को ओपन कर लेता है तो पैराशूट को ओपन करने से सरफेस एरिया ज्यादा, तो लगने वाली ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी नीचे से, ठीक है, एयर की जो जिस फ्लूइड में वो मूव कर रहे हैं, तो एयर में ही मूव कर रहे हैं, तो एयर उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगाएगी, तो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगाएगी तो रिजल्ट में जो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो एकदम टर्मिनल वेलोसिटी को जल्दी अचीव कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखो देयरफॉर टर्मिनल वेलोसिटी इज डिक्रीज, यानी उस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी उसको अचीव करना उसे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट में वो हम उसका डिफरेंस कर सकते हैं। अब आप डिफरेंस में यही बात लिखनी थी कि किस केस में टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है और किस केस में टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है। नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू कैन स्कर्ट वाटर ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस बाय प्लेसिंग योर थंब ओवर द एंड ऑफ अ गार्डन होज, then by leaving it completely uncovered, explain how this works। कहते हैं स्टूडेंट्स कि आप जैसे ही गार्डन में पाइप के ज़रिए पानी दे रहे होते हैं, तो आप कभी उस वाटर को बड़े ग्रेटर डिस्टेंस तक आगे लेकर जा सकते हैं और कभी वो इतने ज़्यादा ग्रेटर डिस्टेंस तक नहीं जा सकता। तो बताएं जी ऐसा क्यों होता है। तो देखें जी, इसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज़ होती है। हमें पता है कि इज बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी the product of area and velocity is equals to constant, a v is equals to constant। now area को इधर ही छोड़ दें, velocity को दूसरी साइड डिवाइड कर लें, constant को प्रोपोर्शनलिटी में बदल लें, तो यहाँ से हमें इक्वेशन से यह मालूम होता है कि एरिया और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। As we keep our thumb over the garden hose, कहते हैं जब हम उस गार्डन होस पाइप के आगे अपना थंब को रखते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ होज ओपनिंग डिक्रीजेस, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, आप उसके आगे अपने थंब रखें तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। अब सरफेस एरिया कम तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि वहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। एरिया ऑफ द होज ओपनिंग डिक्रीजेस विच कॉजेज इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो जो रिजल्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस वाटर की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। टू कीप द प्रोडक्ट ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ताकि आपका प्रोडक्ट एरिया और वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रह सके। नाउ अब इस एज वी pull our thumb, the area of the hose opening decreases, so velocity increases because area and velocity are inversely proportional। जैसे ही हम अपने थंब को उसके आगे रख लेते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिजल्ट में वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक एरिया और वेलोसिटी इनवर्स रिलेशनशिप में है। नाउ नेक्स्ट में एज वी रिमूव और थंब, जैसे ही हम अपने अंगूठे को हटाते हैं वहां से, द एरिया ऑफ होज इंक्रीजेज, तो एरिया ऑफ होज इंक्रीज हो जाता है, रिजल्ट में जो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो वाटर इतना दूर तक नहीं जा सकेगा, ठीक है। तो ये आपने अपने घर पर ऑब्जर्व भी किया होगा। यहाँ पे नीचे साथ में छोटी सी फिगर्स ड्रा कर लें, एक साइड पर देखें एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर वेलोसिटी कम शो कर लें, और दूसरी साइड देखें एरिया कम है तो वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ताकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज स्मोक राइज फास्टर इन अ चिमनी ऑन अ विंडी डे। कहते हैं स्टूडेंट्स जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो उस वक्त जो चिमनी में से धुआं है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखें स्टूडेंट्स ऐसा इस वजह से, हमें बर्नौलीज़ इक्वेशन ने ये कहा था कि बर्नौलीज़ इक्वेशन से ये पता लगता है कि प्रेशर और जो स्पीड है उसका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर किसी भी जगह पर प्रेशर ज़्यादा तो वहाँ पर वेलोसिटी कम, और प्रेशर कम तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इनवर्स रिलेशनशिप ये बताता है। नाउ according to equation of Bernoulli's equation, pressure, sum of pressure, kinetic energy per unit volume, and potential energy per unit volume will remain constant. Now, this equation shows that when speed of fluid increases, the pressure will decrease. When breeze is blowing, the speed of air increases, which causes decrease in pressure. As a result of which smoke rises from हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ना स्टूडेंट यहाँ पर देखें मैंने नीचे एक फिगर ड्रा की हुई है, लेट्स यहाँ पर देखें
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे हीट सोर्स है और यहाँ से धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखें स्टूडेंट्स, और ये जैसे ही चिमनी एक शो की हुई है और इस चिमनी से बाहर धुआं निकल रहा है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, नीचे से जैसे ही धुआं ऊपर जाता है तो ऊपर विंड बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं विंडी डे है ना, तो विंड बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से जा रही है। अब जहाँ पर स्पीड ज़्यादा तो बर्नौलीज़ इक्वेशन कहती है, तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा। अब देखें ऊपर वाले बाहर वाले रीजन में तो एयर ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर विंड की डायरेक्शन ये शो की हुई है, तो विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया होगा, दिस एरिया विल बी अ लो प्रेशर रीजन। नाउ अंदर देखें तो अंदर तो विंड नहीं है, ठीक है, तो अंदर प्रेशर जो है वो हाई होगा। अब देखें, आपको पता है कि जो फ्लूइड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। अब अंदर वाले रीजन में प्रेशर हाई और बाहर वाले रीजन में प्रेशर लो। तो अब यहाँ पर देखें, वो जो धुआं है, स्मोक है, वो जल्दी से ऊपर की तरफ जाएगा, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ बहुत तेजी से जाएगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर नीचे प्रेशर का वेलोसिटी कम, स्पीड कम, तो प्रेशर ज़्यादा, अंदर प्रेशर ज़्यादा तो बाहर स्पीड ज़्यादा, प्रेशर कम तो बाहर जो है वो जो स्मोक है वो तेज़ी से बाहर की तरफ रश करने लग जाएगा, फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। स्टूडेंट्स ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।